हेलो स्टूडेंट्स, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बलगतिकी, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में अभिक्रिया के वेग स्थिरांक यानी के या विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई निकाली थी। उसके लिए एक ट्रिक बताई थी आपको। उस ट्रिक से आप किसी भी कोटि के लिए के की इकाई निकाल सकते हो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अणु संगठा, मॉलिक्यूलरिटी, या अपन कहते हैं दूसरा नाम होता है इसका आणविकता एवं कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस देखेंगे। अणु संगठा क्या होती है, कोटि क्या होती है और कोटि को कैसे निकालते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अणु संगठा तथा कोटि में अंतर। तो देखिए, अणु संगठा की बात कर रहे हैं। अणु संगठा मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है इसके से। अणु संगठा अणुओं की संख्या। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणु हों या परमाणु हों या आयनों की संख्या, उस अभिक्रिया की क्या कहलाएगी, अणु संगठा कहलाती है या आणविकता या मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में केवल अभिकारक के कितने अणु या परमाणु या आयन भाग ले रहे हैं, वो क्या कहलाती है, उसकी अणु संगठा। कोटि की बात करें, कोटि क्या होती है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणु, परमाणु या आयनों की वह संख्या जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। यानी अणु संगठा और कोटि में मुख्य रूप से अंतर क्या आया कि अणु संगठा में आवश्यक नहीं कि अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करे, अणु, परमाणु या आयनों की संख्या पर। लेकिन कोटि के लिए आवश्यक है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक या अणु या आयन कितने भाग ले रहे हैं उन सभी पे निर्भर नहीं करता, केवल उन्हीं पे निर्भर करता है जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग क्या हो, निर्भर करे। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं अणु संगठा तो एक सैद्धांतिक विधि है, जबकि कोटि जो होती है एक प्रायोगिक विधि है। अणु संगठा वेग निर्धारक पद नहीं है, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता, जबकि कोटि जो होती है एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद है, वेग का क्या करता है, निर्धारण करता है। और अगला अगर अंतर देखें तो क्या होता है कि अणु संगठा जो होती है वो कभी भी शून्य नहीं होगी, ना ही ऋणात्मक होगी, हमेशा किस में पाई जाएगी, एक पूर्णांक संख्या में पाई जाएगी। क्योंकि अभिक्रिया में अभिकारक के अणु भाग ले रहे हैं, जब अणु ही नहीं है तो अभिक्रिया कहाँ होगी, तो जितने अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी संख्या देख लेंगे हम, वो उसकी क्या कहलाएगी, अणु संगठा। लेकिन कोटि जो होती है वो शून्य भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो हम देखें डेफिनेशन अणु संगठा की कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के कुल अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या को उसकी क्या कहते हैं, हम अणु संगठा कहते हैं। यानी एग्जाम्पल की बात करें हम तो देखिए एग्जाम्पल N2 + 3H2 = 2NH3 H2 + I2 = 2HI 2NO + O2 = 2NO2 2CO + O2 = 2CO2 PCl5 = PCl3 + Cl2। ये रिएक्शन दे रखी हैं। तो इन रिएक्शन में हमको क्या देखना है कि इनकी निकालें हम, क्या बताओ, अणु संगठा। तो देखिए इस रिएक्शन में अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं, देखिए 1 और 3 कितने हो गए, 4। तो इसलिए इसकी अणु संगठा कितनी होगी बताओ, 4 हो जाएगी। कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की संख्या है कुल। तो हमने इस पे कुछ नहीं लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 1 और 3 कितने हो गए, 4।
तो इसकी इस अभिक्रिया की अणुसंगता कितनी निकल के आएगी? 4। अब देखा अगला एग्जाम्पल, इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे 1 और 1 2, तो इसकी अणुसंगता कितनी आ जाएगी बताओ? 2। इसकी अणुसंगता कितनी आ गई? 2। अगला एग्जाम्पल देखो, इसमें 2 मोल इसके और 1 मोल इसका, 2 और 1 कितने हो गए? 3। तो 3 अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं अभिकारक के, तो कितनी हो जाएगी इसकी अणुसंगता? 3। हमने कहा केवल अभिकारक की बात कर रहे हैं, इधर से कोई मतलब नहीं है, केवल अभिकारक की बात कर रहे हैं। तो अभिकारक के 2 और 1 3 अणु पार्टिसिपेट किए, तो अणुसंगता कितनी हो गई? 3। इधर देखो 2 और 1 3, तो इसकी भी कितनी आ जाएगी बताओ? 3। PCl5 में PCl5 का केवल 1 ही मोल है, 1 ही अणु पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसकी अणुसंगता केवल कितनी आएगी निकल के बताओ? 1। इस प्रकार से हम इनकी क्या निकाल सकते हैं बताओ? अणुसंगता। अब बात करते हैं हम कि कोटि कैसे निकालेंगे। कोटि के लिए तो हम क्या कर रहे हैं बताओ? कि कोटि जो है ये क्या है? प्रैक्टिकली मेथड है। जब तक हमारे लिए वो क्या नहीं देगा बताओ? अभिक्रिया का वेग समीकरण नहीं देगा, जब तक हम उसकी क्या नहीं निकाल सकते बताओ? कोटि नहीं निकाल सकते। प्रायोगिक विधि है। तो कोटि के लिए जब क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए कैसे क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए क्या निकालो? कोटि ज्ञात कीजिए। आपको कोटि निकालनी है। निम्नलिखित अभिक्रियाएं कौन सी हैं? जैसे पहला क्वेश्चन देखा हमने, आपके लिए रिएक्शन दी, जैसे A+2B = उत्पाद, इसके लिए वो वेग दे रहा है, वेग बराबर के A पे पावर 1/2 और B पे पावर 3/2, ऐसे करके वो दे रहा है आपके लिए। तो इसकी क्या निकालनी है हमको? कोटि। तो इसके लिए हम कोटि कैसे निकालेंगे? कोटि बराबर यहाँ से यहाँ तक तो क्वेश्चन है, ये याद रखना है। अब हम आंसर निकाल रहे हैं। ये क्वेश्चन में आपको देगा कि इस अभिक्रिया के लिए क्या निकालो बताओ? कोटि। तो कोटि कैसे निकालेंगे? देखिए कि हमने कहा किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग समीकरण में सांद्रता पदों की घातों का योग, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन होती है कि सांद्रता पदों की घातों को क्या कर दो? जोड़ दो। तो उस अभिक्रिया की क्या निकल के आ जाएगी बताओ? कोटि निकल के आ जाएगी। किसी रासायनिक अभिक्रिया अगर कोई दे रखी है, उसकी सांद्रता पदों की घातों का जो योग है वो क्या कहलाती है? उसकी कोटि कहलाती है। तो देखिए सांद्रता पदों की घात कितनी है? 1/2 प्लस 3/2 बराबर कितना आ जाएगा बताओ? ये आधा और 1.5 कितना हो गया? या तो एलसीएम करके निकाल लो या ज़्यादा डायरेक्ट निकाल सकते हो। आधा और 1.5 कितना हो गया? 2। तो ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी बताओ? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। ऐसे निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हमने कि कोई रिएक्शन है, जैसे HI = H2+I2, ऐसे करके दे रखा है उसने। इस रिएक्शन के लिए उसने वेग दिया, वेग बराबर HI पे पावर क्या लगा दी बताओ? 0। हमसे पूछा इस अभिक्रिया की कोटि बताइए। तो कोटि क्या निकालेंगे हम? सांद्रता पदों की घातों का योग। तो यहाँ तक क्वेश्चन था, अब आंसर लिख रहे हैं। तो कोटि सांद्रता पदों की घातों का योग कितना है? 0। तो इसलिए इसकी कोटि कितनी आ जाएगी बताओ? 0। शून्य कोटि की अभिक्रिया है ये, 0 ऑर्डर रिएक्शन। अगला क्वेश्चन जैसे देखें हमसे कहा 2B + C = प्रोडक्ट। इस रिएक्शन के लिए हमसे कहा कि वेग दे रखा है, उसने वेग बराबर K करके, वेग बराबर क्या दिया है? K, और ये दे दिया उसने B पे घात 0 और C पे घात 1/2। तो इसकी क्या निकालो बताओ? कोटि। तो कोटि क्या निकालेंगे? 0 + 1/2। तो अर्ध कोटि की अभिक्रिया आ गई ये, 1/2 कोटि लिख देंगे हम उत्तर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 कोटि। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि अणुसंगता तो आपको देखते ही पता चल जाएगी
कि अभिकारक के कितने अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उसकी क्या कहलाएगी बताओ, कोटि कहलाए, वो अणु संख्या कहलाएगी कि कितने अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस बात से कोई मतलब नहीं कि उनका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन कोटि के लिए आपको क्या करना है कि सांद्रता पदों की घातों का क्या कर देना है, जोड़ कर देना है। तो सांद्रता पदों की घातों का जब जोड़ देगा तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन बना के देगा, और इस टाइप का क्वेश्चन जब देखोगे आप तो क्या कर दोगे, सांद्रता पदों की घातों को क्या कर देना, जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। आप देखते हैं, देखिए अणु संगता एवं कोटि में अंतर। तो पहला अंतर हमने देख लिया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणु, परमाणु या आयनों की संख्या उसकी अणु संगता या आणविकता कहलाती है। कोटि के लिए कह रहे थे हम, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणु, परमाणु या आयनों की वह संख्या जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। या अथवा करके हम कह रहे थे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता पदों की घातों का योग उसकी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। ये एक अंतर हो गया। दूसरा हम कह रहे थे कि अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, किसको, अणु संख्या एक कैलकुलेटेड वैल्यू है, यानी सैद्धांतिक राशि है, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, जैसा कि हमने रिएक्शन से ही कैलकुलेट करके बता दिया था आपको। और अगला जो कह रहे थे, हम कह रहे थे कि ये जो होती है कोटि एक प्रायोगिक मेथड है, प्रैक्टिकली मेथड है, केवल प्रैक्टिकल द्वारा ही हम कोटि ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरा अंतर कहा हमने, ये एक सैद्धांतिक विधि है, ये क्या है, एक प्रायोगिक विधि है। तीसरा कह रहे हैं कि अणु संख्या जो होती है वो कभी भी ना तो शून्य होगी और ना ही ऋणात्मक होगी, हमेशा एक पूर्णांक संख्या में पाई जाएगी, जबकि जो कोटि जो होती है वो शून्य भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, और एक भिन्नात्मक फॉर्म में भी आएगी, जबकि अणु संख्या जो है कभी भी भिन्न में नहीं होती। अणु संख्या की बात कर रहे हैं तो अणु संख्या क्या होती है, इनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर ही नहीं करता, वेग निर्भर नहीं करता, इसका मतलब ये वेग निर्धारक पद नहीं है। और अणु कोटि के लिए जब हम कह रहे थे कि इनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, इसका मतलब ये क्या है, एक वेग निर्धारक पद है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड में अणु संख्या और कोटि में क्या पूछ लिए जाते हैं, दो अंतर पूछ लिए जाते हैं। अभी हमने देखा अभिक्रिया की अणु संख्या तथा कोटि में अंतर। इसके बाद में देखते हैं इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं और किस प्रकार के बनते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें हम, कि निम्न वेग स्थिरांकों से कोटि ज्ञात करनी है आपको। ये वेग स्थिरांक के मान दे रखे हैं, इनसे क्या निकालना चाह रहे हैं हम, कोटि निकालना चाह रहे हैं। ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन है, यानी ये 5 क्वेश्चन हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हमको क्या ज्ञात करनी है, अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालेंगे इनके लिए, देखिए कि आपको केवल क्या याद रखना है, इनकी यूनिट, इकाई। हमने इकाई के लिए आपके लिए के की इकाई के लिए क्या निकाला था, एक ट्रिक बताई थी पिछले वाले वीडियो में कि के अगर निकालना है आपको तो के लिए आप क्या करोगे, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, और 1 - n और सेकेंड इनवर्स। ये आपके लिए शॉर्ट ट्रिक बताई थी हमने। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप क्या निकालना, किसी भी अभिक्रिया के लिए कोटि निकालोगे। तो कोटि जैसे ही निकालोगे तो हमने एक बार यहाँ पर देखिए n बराबर 0 रखा और एक बराबर n बराबर 1 और एक बार n बराबर 2। पहले इनमें से चेक कर लेते हैं, अगर ये नहीं आ रहा तो n बराबर 3 भी ले सकते हैं। तो देखिए चलो माना मैंने n बराबर 3 और ले लिया, तो देखिए ये शून्य कोटि, ये प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि के लिए। तो इसमें जैसे ही हमने n का मान 0 रखा तो देखिए k बराबर n का मान 0 रखा तो यूनिट क्या निकल के आ गई, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। शून्य कोटि के लिए ये आ गई निकल के, ये शून्य कोटि के लिए आ गई। अब हमने क्या किया कि n बराबर इसमें 1 रखा, तो 1 - 1 का मतलब 0,
और किसी पे घात 0 हो इसका मतलब 1 हो जाता है, हमने बताया था आपको। तो ये वैल्यू तो 1 हो गई और ये क्या बच गया, इसका मतलब k की इकाई क्या बच गई, केवल सेकेंड इनवर्स प्रथम के लिए, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए प्राप्त हो गई। अब द्वितीय के लिए देखिए n का मान हमने 2 रखा, 1 - 2, इसका मतलब ये जो वैल्यू हैं इनको पलट दें, मोल इनवर्स हो जाएगा। ये चार्ज बदल गए, ये लीटर और ये सेकेंड इनवर्स सभी में ही रहेगा कॉमन। n बराबर हमने 3 रखा तो 1 - 2 हो गया, 1 - 2 का मतलब मोल -2 और लीटर प्लस में कितना हो गया 2 और ये सेकेंड इनवर्स कॉमन है ही, तो ये द्वितीय कोटि के लिए आई और ये किसके लिए निकाल ली हमने, तृतीय कोटि के लिए। अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन जो दे रखे हैं कि इनसे कोटि लिखनी है। अब कोटि लिखने के लिए आप इन दोनों में कंपैरिजन करो, चेक करके देखो कि कौन सी कोटि के लिए k की इकाई क्या प्राप्त हो रही है। तो देखिए मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इसका मतलब ये तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। पहला वाला एग्जाम्पल किसका हो गया, शून्य कोटि का। अगला क्वेश्चन देखें, केवल क्या लिखा हुआ है, सेकेंड इनवर्स। अरे सेकेंड इनवर्स सबसे ज़्यादा आती है प्रथम कोटि के लिए। देखो प्रथम कोटि के लिए सेकेंड इनवर्स निकालिए है, तो ये कौन सी कोटि का अभिक्रिया का उदाहरण है, प्रथम कोटि का। इसको देखो मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स, इसका मतलब ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय। अगला देखो मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स या सेकेंड इनवर्स, ये किसकी होती है, प्रथम कोटि की। घंटा इनवर्स या आवर इनवर्स, ये भी किसकी है, समय की, तो यानी सेकेंड इनवर्स है, यानी प्रथम कोटि की। तो इस प्रकार से अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहा है तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, यूनिट से, इकाई से देखेंगे कि k की इकाई क्या दे रखी है, उसी आधार पर हम क्या लिख देंगे, उस अभिक्रिया की कोटि। तो एक टाइप का क्वेश्चन तो ये हो गया। अब देखो दूसरी टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है कि ये लिखा हमने x का y में रूपांतरण एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। x का y में रूपांतरण, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि x का y में रूपांतरण एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, यानी x जैसे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, x का किस में रूपांतरण, y में कर रहे हैं, और वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है, द्वितीय। तो द्वितीय का मतलब अभिकारक की सांद्रता पे घात कितनी है, 2। सांद्रता पदों की घातों का योग क्या कहलाता है, कोटि। ये हमने क्या कहा है बताओ, प्रश्न अनुसार हल कर रहे हैं, हमको प्रश्न के अनुसार इसको सॉल्व किया। वो जो ऐसे कह रहा है कि x का y में रूपांतरण एक किसकी कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है, एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। द्वितीय कोटि का मतलब अभिकारक की सांद्रता पे घात कितनी लगा दी हमने, 2 लगा दी, पहला केस। अब कह रहा है जैसे प्रश्न में, चलो यदि x की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए, x की सांद्रता अब कितनी गुनी कर रहे हैं हम, 3 गुनी, तो y के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी अभिक्रिया का वेग अब कितने गुना हो जाएगा, ये पूछ रहा है हमसे। तो देखिए x की सांद्रता 3 गुनी की, तो वेग हमने 3 गुनी सांद्रता करने पर हमने लिखा 3 गुनी सांद्रता करने पर, तो देखिए वेग क्या हो जाएगा, 3 गुना सांद्रता को 3 गुना किया, यानी ये 3x पे घात कितनी लगा दी, 2, और ये वेग कितना प्राप्त हो जाएगा बताओ, k, और ये कितना हो गया 9x², और या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9, ये बाहर ले लिया मैंने k और x पे स्क्वायर, और ये समीकरण नंबर क्या आ गया, 2 आ गया। समीकरण 1 और 2 की आप कंपैरिजन करो कि देखो k x² वेग कितना आ रहा है, 9, यानी वेग कितने गुना हो जाएगा, 9 गुना वेग हो जाएगा। ये आंसर होगा, ऐसे सॉल्व करना है आपको। वेग कितने गुना हो जाएगा, 9 गुना। अगला देखिए सेम क्वेश्चन है। अब कहा उसने कि a का b में रूपांतरण, ये लो a का b में रूपांतरण कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, अब प्रथम है, तो वेग बराबर सांद्रता, a की सांद्रता पे पावर कितना कर दिया, 1, प्रथम कोटि की ही अभिक्रिया है। अब सांद्रता जितनी गुनी कह रहा है, इसका मतलब वेग भी उतने ही गुना हो जाएगा।
यानी अब तो ये तो जब प्रथम कोटि आ गई तो सेम हो जाएगा, यानी सीधी सी ट्रिक ये निकली कि प्रथम कोटि अगर कह रहा है तो जो वेग है वो उतना ही गुना होगा जितने गुनी सांद्रता बढ़ा रहा है। अगर द्वितीय कोटि की है तो सांद्रता जितनी गुनी बढ़ा रहा है उसका क्या कर दोगे आप, स्क्वायर कर दोगे। अगर 3 गुनी की बात कह रहा है, वो तृतीय कोटि की अभिक्रिया है और उसने कहा कि सांद्रता को 3 गुना बढ़ाया या दुगना बढ़ाया, तो जितना बढ़ा रहा है उसकी घात कितनी लगा दोगे, 3। यानी जितनी कोटि की अभिक्रिया है उतनी ही उस पर पावर लगा देना सांद्रता के लिए और आपका आंसर आ जाएगा। ये सीधी सी ट्रिक है। यानी प्रथम कोटि की बात कर रहे हैं, यदि एक की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए, एक ही सांद्रता को दोगुना किया तो वेग भी कितना हो जाएगा बताओ। इस तरीके से निकालेंगे तो 2 गुना हो जाएगा, वेग भी कितना हो जाएगा, 2 गुना। तो ये सीधा सा आप ट्रिक का फंडा याद रख लेना, या हमने नियम के अकॉर्डिंग आपको समझा ही दिया, ऐसे कर लोगे कि ट्रिक क्या है। यदि आपसे कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अनुसार रिएक्शन हो रही है तो इसका मतलब जितनी सांद्रता बढ़वा रहा है उतना ही क्या बढ़ जाएगा, वेग। दूसरे वे में क्या करें, अगर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो द्वितीय कोटि के लिए जितनी सांद्रता को गुनी कर रहा है उसकी क्या लगा दो, पावर लगा दो। कितनी, 2 स्क्वायर कर देंगे। यानी कि अगर कह रहा है आपसे तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, तृतीय कोटि का मतलब सांद्रता जितनी कह रहा है उस पर घात कितनी लगा दो, 3, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इससे कोटि से जो रिलेटेड ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।